हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हमने डिस्कस करने हैं हिस्ट्री के करंट अफेयर्स। सुनने में हल्का आयरॉनिक लगता है कि यार हिस्ट्री करंट अफेयर कैसे हो सकते हैं। हिस्ट्री तो वो होती है जो बीत चुकी होती है, लेकिन ना हम जो भी टॉपिक करेंगे आज उनको आप लोगों ने जोड़ना है विद द पास्ट कि यार उस टाइम पे क्या सिस्टम चल रहा था। ये ना हमारे रिविजन करवाता है हिस्ट्री की खास करके। और आपने पेपर तो देखा ही प्रीलिम्स का 2026 का, तो फिर थोड़ा सा डेप्थ में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। जो चीज़ें करंट में चल रही होंगी उनसे ही टॉपिक बेसिकली बनते हैं प्रीलिम्स में भी। तो आज हम लोगों ने जो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त था, 9th ऑफ अगस्त टू 15th ऑफ अगस्त, जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस करना है, जिससे कि हमारी रिवीजन भी होगी और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनका आइडिया लग जाता है हमें कि इसमें कौन कौन से पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थे या फिर क्या उस टाइम पे सिस्टम चल रहा था। इमेजिनेशन थोड़ी सी हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना है होमेज टू द ब्रेव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी टेंपल में जाते हैं या फिर किसी भी देश का दौरा करते हैं, जो वो कोई डील साइन करके आ रखे होते हैं या किसी टेंपल में किसी लीडर से मिले हुए होते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही अगर किसी पर्सन को ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं या फिर उसको याद कर रहे हैं जो खास करके हिस्ट्री में काफी अच्छी पर्सनैलिटी हुआ करता था, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जो हिस्ट्री में हुआ था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें जो 42 में शुरू हुआ था और उसके पीछे के क्या कॉजेज थे, क्या कॉन्सिक्वेंस थे, वो हमने देखने ही है। लेकिन ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि 8th ऑफ अगस्त को जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था बाय महात्मा गांधी। इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं कि भाई अब जो है सब कुछ चीजें फेल हो चुकी हैं, ब्रिटिश से सारी बातचीत करके देख ली है, एक्सट्रीमिस्ट ने अपना सारा जोर लगा लिया है, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश है वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो अब तो उनको जाना ही पड़ेगा। अब इस टाइम पे अब देखो 42 में वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा है, तो डिफरेंट कॉजेज रहेंगे हमारे इसके, वो हमने देखने हैं। लेकिन ये न्यूज में क्यों था, जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपने को पता हो कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट इस टाइम पे ऑफिशियली शुरू हुआ था और ये ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में यहाँ पर इसको रेटिफाई किया गया था। और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि ये पहला ऐसा मूवमेंट था जहां पर गांधी जी ने ये कहा था कि भाई डू और डाई, करो या मरो। अब जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि अगर आप थोड़ा बहुत वायलेंस कर भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। आज तक हम सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए आ रहे हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आ रहे हैं, कोई हम लोगों को अभी तक कोई इसका रिजल्ट मिला नहीं है, बल्कि देश में फूट और पड़ी है। पहले ब्रिटिश राज कर रहे थे, अब तो हिंदू मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं, जो दलित्स हैं वो अपर कास्ट से लड़ रहे हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको उनकी जो राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो पहले से सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो चुकी है। तो अगर इस बार हम नहीं जीते, इस मूवमेंट को हमने सक्सेसफुल नहीं बनाया, तो फिर हम जो है सदा के लिए ब्रिटिश के अंडर रह जाएंगे। तो ये उन्होंने आइडिया दिया था लोगों को कि भाई अब जो है करना जो है अब तुम लोगों को ही करना है, मास मूवमेंट दिखाओ, मास पार्टिसिपेशन दिखाओ, उनको पता लगे कि जो पूरा देश है वो हमारा साथ आ गया है और हम पे राज करना बहुत मुश्किल हो गया है। जितना भी इन्होंने पैसा वर्ल्ड वॉर 2 में लगाया, पहले हम वहां पर बिजी हैं ये लोग ब्रिटिश वाले, अगर हमने यहाँ पर भी जो है स्ट्रगल छेड़ दिया तो बहुत जल्दी हम लोगों को सक्सेस मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी हमें। तो कुछ डिफरेंट कॉजेज हम लोगों ने डिस्कस भी करने हैं, बट यस दिस इज द कॉन्टेक्स्ट जिसको हमें पढ़ना है। अब इसमें डिफरेंट इवेंट्स है भाई, 42 में 14 जुलाई को ये सारे इवेंट्स ठीक है हमें पता होने चाहिए, बट यही है कि 8th ऑफ अगस्त जो है ये इंपॉर्टेंट है। और जब ये पूरा मूवमेंट शुरू होने वाला था, 8th ऑफ अगस्त को फिर लॉन्च कर दिया गया था। ब्रिटिश को ये पता था कि अगर इस टाइम पर जनता भड़क गई तो फिर अब इनको कभी भी जो है हम शांत नहीं कर पाएंगे, और इतने पैसे भी हमारे पास नहीं है, ना ही इतनी आर्मी हमारे पास यहाँ पर है। हम वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी हैं इस टाइम पे, क्योंकि जर्मनी बहुत ही पीक लेवल पे जा चुका है 41 के बाद। तो इसको अगर हमने नहीं रोका तो फिर हमारे यहाँ पे बहुत सारा जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जो जो लीडर्स थे उन सबको उठा लिया गया कि जितने भी लोग इकट्ठे होंगे अलग अलग मैदानों में, अगर उनके पास कोई नेता या लीडर ही नहीं होगा तो फिर मूवमेंट इज अनसक्सेसफुल। तो इसको हम लीडरलेस रिवोल्ट भी बोलते हैं कि बिना किसी लीडरशिप के होते हुए भी इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ऑर्गेनाइज करके रखा इसे। जैसे नॉर्मल लीडर नहीं होता है तो बहुत क्योटिक सिचुएशन हो जाती है कि यार मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है ना प्रॉपर ऑपरेशन जीरो आवर इसको बोलते हैं कि भाई फटाफट सबको उठा लिया गया, महात्मा गांधी, इसके अलावा मौलाना आजाद, इन सबको उठा लिया गया और ये बोला गया ब्रिटिश के द्वारा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये इलीगल एसोसिएशन है, ये जानबूझ के जो है लोगों को भड़काती है और जितना भी लोग हैं यहाँ पे उनको ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए उकसाती है। तो ये बोलते हुए लीगल इसको घोषित कर दिया गया। अब डिफरेंट कॉजेज भी आप देख लें इसमें। पहली बात तो क्रिप्स मिशन को फेलियर इन्होंने घोषित किया। महात्मा गांधी ने बोला दिस इज द पोस्ट डेटेड चेक, ये एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है
और इसको कोई भी बैंक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो हम तो बिल्कुल नहीं मान रहे। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने ये बोला था 42 में कि भाई हम इंडिया को ना दे देंगे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस तो यार मतलब हम कितने सालों पहले से मांग रहे हैं। अगर तुमने देना होता तो तुम तब देते ना। अब 42 में आके 22 साल बाद तुम ये बोल रहे हो कि भाई ठीक है तुम्हें हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। हम स्वराज 1920 में मांग रहे थे, हम पूर्ण स्वराज 1930 में मांग रहे थे, तो अब तुम 12 साल बाद उसके भी बोलोगे कि तुम्हें स्टेटस दे देंगे डोमिनियन वाला, कि भाई अल्टीमेट अथॉरिटी तो हमारी रहेगी, तुम अपनी सरकार जो है बना लो यहाँ पे। तो ये हम नहीं मान रहे इस टाइम, पहली बात तो यही है। दूसरी, क्रिप्स मिशन ने बोला था कि अगर कोई हिस्सा देश का पूरे इंडिया से अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है। इससे महात्मा गांधी और जो बाकी लीडर्स उनको ये लगा था कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो सारा देश ही बट जाएगा हमारा। जैसे यूरोप में बाल्कनाइजेशन हुई है, अलग अलग देश अलग अलग भागों में बट गए हैं, वैसे इंडिया का भी पूरा सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए तो हम क्रिप्स मिशन की ये वाली बातें नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि यार जैसे हमने बनानी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हमने पहले संविधान बनाना है अपना और उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इस असेंबली में जो भी लोग प्रिंसली स्टेट से आने थे उनको वहां के लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, वहां का जो राजा है वो नॉमिनेट करेगा। तो प्रिंसली स्टेट्स के राजा तो बड़े खुश थे कि यार हमारे कहने पे लोग जाएंगे संविधान बनाने के लिए, लेकिन वहां के लोग बड़े नाखुश थे कि यार ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, डेमोक्रेसी हमें चाहिए है जहां पर हमारे नेता हमारे द्वारा चुने गए हों। तो ऐसे बहुत सारे और इश्यूज थे क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग जो हम लोगों को पसंद नहीं थे। मुस्लिम लीग ने भी यही कहा था कि यार अब तुमने पाकिस्तान बनाने की कोई बात ही नहीं करी, मुस्लिम्स कहाँ जाएंगे, तो अगर क्रिप्स मिशन मान लिया तो फिर पाकिस्तान तो हम भूल ही जाएं। तो ना कांग्रेस ने इसको माना ना मुस्लिम लीग ने इसको माना। इसके अलावा जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, एक तो हम लोगों ने चलाया ये, दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट था कि यार हमारे जो सोल्जर्स हैं वो तुम लोग ले गए, जो यहाँ का राशन पानी था वो तुम लोग ले गए, जितना बंगाल में राशन था ना वो तुमने सारा वर्ल्ड वॉर 2 में पहुंचा दिया। यहाँ पर लोग जो है भूखे मरे हैं, जो सिवियर फमाइन आया था इस टाइम पे उससे बहुत लोगों की डेथ हुई थी। तो ये जो फूड इनसिक्योरिटी है, जो मतलब बेसिक नीड्स थी हमारी, वो तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो इन्फ्लेशन बढ़ा। इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत सारे चीजों पे ना जैसे बैन लगा दिया और बहुत सारे टैक्सेशंस को इंक्रीज कर दिया कि भाई लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से पूरी पब्लिक में रिजेंटमेंट था कि भाई हम तुम्हारी बात तो नहीं ही मान रहे हैं। एंड इसके अलावा जापानीज इन्वेजन भी था। जापान और जर्मनी इस टाइम पे बहुत पीक पर थे अपने पूरी जो सेना का ताकत दिखाने के लिए कि भाई हम किसी भी जगह पे जाएंगे उसको अक्वायर कर लेंगे। 42 की बात है ये। यहाँ पर जापान इंडिया पे एंटर करने वाला है क्योंकि ब्रिटिश राज है यहाँ पे, और जापान और ब्रिटिश की नहीं बन रही है, दोनों आपस में अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो इंडिया को ये था कि अगर हम ब्रिटिश को ही यहाँ से निकाल दें तो जापान हम पे भी अटैक नहीं करेगा, तो हम इसके अटैक से बच जाएंगे। तो ये सारे मुद्दों के चलते हुए बहुत सारे लीडर्स ने बोला था कि भाई अब भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का टाइम आ चुका है। सो दोज वर बेसिकली द की कॉजेज कि ये हमने मूवमेंट शुरू क्यों किया। इसके अलावा अब इसमें फीचर्स भी हम देखेंगे। अब बहुत सारे लीडर्स को जब उठा लोगे तो लीडरलेस रिवोल्ट तो ये हो गया, लेकिन साथ ही साथ बहुत लीडर्स ने अंडरग्राउंड भी काम किया। जैसे उषा मेहता और जो उनके और टीम थे उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है वो सेटअप होती रही, जिसके साथ जो है इन्होंने न्यूज वगैरह पब्लिश करी सो दैट लोगों का मोरल हाई रहे, कि मतलब लोगों को लगे कि आप अकेले नहीं हो, आपके लीडर्स आपके साथ ही हैं। और बस थोड़े टाइम के लिए उनको उठा लिया गया है, लेकिन आप जो मूवमेंट की जो भावना है उसको समझो एंड पार्टिसिपेट करते रहो। चाहे आप विमेन हैं, चाहे आप मेन हैं, चाहे आप वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं, चाहे आप ट्राइबल हैं, चाहे आप प्रिंसली स्टेट्स के राजा हैं, कुछ भी हैं, आप जो है साथ आते रहें। लोगों के बीच कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए अंडरग्राउंड रेडियोस भी इंक्लूड किए गए। पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है कि भाई हमने ब्रिटिश अथॉरिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया है और यहाँ से इनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको निकाल दिया है। टैक्सेशन जो सिस्टम है वो हमारा चलेगा, ब्रिटिश का नहीं चलेगा। जो पुलिस में हमारे लोग हैं वो हमारी बातें मानेंगे, जो आर्मी है उनको हम ऑर्डर्स देंगे। तो इसको कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। तो बहुत ही लोकल लेवल पे चलाई गई थी ये। बहुत सारे जैसे चिट्टू पांडे हैं, उन्होंने बलिया से पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। जो जतिया सरकार है तामलुक में, है ना, तो उन्होंने ये चलाया सब कुछ। तो कहने का मतलब क्या है कि यार स्टार्टिंग में जो लीडर्स थे, अगर वो नहीं भी हैं तब भी जो यंग लीडर्स थे वो उभर के सामने आ रहे थे इस टाइम पे। तो डिफरेंट की फीचर्स हैं हमारे ये। वायलेंस थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब कह दिया कि भाई तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन उन्होंने फिर भी ये बोला था कि यार मतलब जो सही तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो मनवा लो। ब्रिटिश को हम लोगों ने बहुत तगड़े तरीके से फोर्स करना है
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई आप उनको गोली लो और उनकी पॉइंट ब्लैंक पे उनको मार दो, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप पे वो हाथ उठाते हैं या फिर लाठी चार्ज करते हैं, देन यू हैव ऑल द राइट टू गो अगेंस्ट देम। तो ये मुद्दा था बेसिकली। तो इसमें जो है काफी सेंट्रल लीडरशिप जैसे नहीं थी, तो लोगों का गुस्सा भी निकला। अब यार मतलब कि भीड़ है, भीड़ कुछ भी कर सकती है, भीड़ का दिमाग नहीं होता। भीड़ को अगर ये बोला गया है कि भाई आपने ये बात मनवानी है, तो वो बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट्स में ये देखा है। वो तो मूवमेंट के बाद पता लगता है कि यार किस किस पर्सन ने क्या क्या गलत किया है, बट जब मूवमेंट चल रहा होता है तब लोग बहुत ज्यादा ऐसे अलग ही लेवल पर होते हैं, उनमें अलग ही एनर्जी होती है। यू कैन सी दैट इन योर सीजेपी प्रोटेस्ट कि लाठी भी खा रहे हैं लेकिन लाठी चार्ज दोबारा भी कर रहे हैं। तो देर इज नॉट एनी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी कि भी हमें ये करना है। तो उसके लिए तो बहुत लोगों का जो सपोर्ट है वो लगता है। एंड इसके अलावा अदर ग्रुप्स की तरफ से सपोर्ट देखो आप, मुस्लिम लीग ने मूवमेंट को मना किया था क्योंकि इनको लगा था कि अगर इस टाइम पर हमने क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद इनका साथ दिया, तो फिर अगर इंडिपेंडेंट हम हो भी गए तो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहा है कोई अभी यहाँ पे। तो ये जो पूरा नेशन है वो हिंदूज का बन जाएगा, मुस्लिम्स का कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। जो सीपीआई था उसने इनका साथ नहीं दिया, जो पार्टी थी। इनको लगा था कि यार जैसे ना सीपीआई इज बेसिकली द सपोर्टर ऑफ रशिया। तो रशिया पे अटैक किया था जर्मनी ने, हिटलर ने अटैक कर दिया 1941 के आसपास। तो अब इनको लग रहा था कि भाई रशिया और ब्रिटेन जो है आपस में साथ लड़ेंगे अगेंस्ट जर्मनी। तो अगर ब्रिटिश का साथ देना है तभी वो जो है आप रशिया को बचा पाएंगे, बिकॉज आप उनकी आइडियोलॉजी से ही चलते हैं बेसिकली। तो इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश का साथ देने का मतलब इनको वादा किया। और इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भाई आप पे लगा 1934 से जो बैन था वो हम हटा देते हैं क्योंकि आपने जो है हमारा सपोर्ट किया है। तो बहुत लोगों ने ब्रिटिश का इसमें साथ भी दिया। तो ये इस वजह से इन्होंने इस पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं किया। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको तो था ही आइडिया कि भाई अब ब्रिटिश के टाइम पे कितने प्रिविलेजेस मिल रहे हैं हम लोगों को, अब अगर हम आजाद हो गए तो एक नया देश बनेगा, नई सरकार बनेगी, हमारे जो ये अधिकार हैं मे भी ना रहे हमारे पास। तो दे ऑल्सो चोज नॉट टू पार्टिसिपेट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों न्यूज में था और इसके क्या फीचर्स थे, तो हल्का सा आपका रिविजन हो गया इसमें। तो ये बहुत ओवरऑल व्यू हम लोगों ने लिया है, बहुत से डिटेल्स में तो हम अपनी क्लासेस में करते ही हैं, लेकिन एक ओवरऑल व्यू पता हो कि भाई कहानी चल क्या रही थी उस टाइम पे, कि उस टाइम पे क्या वर्ल्ड वॉर 2 था, क्या फमाइन चल रहा था बंगाल और साउथ इंडिया वाले एरिया में, या फिर जो है लोगों का क्या सोच थी उस टाइम पे, कि मुस्लिम लीग क्या सोच रही थी, कांग्रेस क्या सोच रही थी, महात्मा गांधी क्या सोच रहे थे। तो रिविजन के तौर पर हमने इसको डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट इज विद वी हैव 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम 1875 में लिखा गया था बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 2026 में इसको हो गए हैं 150 इयर्स। तो आपको ये डेट्स पता होनी चाहिए। 1875 में इसको लिखा गया था, 1882 में इसको आनंद मठ, जो नॉवल इन्होंने ही लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही, उसमें इसको शामिल किया गया था। और जो ये नॉवल है जो हमारा आनंद मठ है, ये है सन्यासी रिबेलियन पे। 1770s में सन्यासी रिबेलियन शुरू हुआ था इंडिया में, जिसका मेन मकसद ये था कि भाई जो भी आप लोगों ने, जैसे 1770 में ना बंगाल में बहुत तगड़ा फेमाइन आया था बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, तो इसलिए उनके खिलाफ ये रिवोल्ट था। साथ में जो पिलग्रिमेज टैक्स है वो ब्रिटिश ने लगाया था कि भाई इस साइड पे आप जा सकते, साइड पे आप नहीं जा सकते। सन्यासी फकीर हैं तो उनको तो कहीं भी जाने का अधिकार था। रॉयल पैटर्नेज था पहले तो, जब किंग वगैरह हुआ करते थे। ये सब कुछ अब छीन लिया गया था कि यू कैन नॉट मूव टू दिस टेरिटरी, यू कैन ओनली मूव टू दिस टेरिटरी। इसलिए बहुत सारे ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी था, और साथ में जो है एक पेजेंट मूवमेंट भी था, और साथ में जो है एक अग्रेरियन मूवमेंट भी था। तो ये काफी टाइम तक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते रहे थे। तो उसके ऊपर जो ये पूरा नॉवल है आनंद मठ, वो लिखा गया था बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसमें वंदे मातरम को फिर ऐड कर लिया गया था बाद में कि यार जो है इट इज काइंड ऑफ, जहां पे ना हम लोग जो हमारा पूरा ये इंडिया है ना, उस इंडिया को हम ऐसे टेरिटरी नहीं ले रहे हैं कि भाई ये एक बस टुकड़ा है जमीन का, नहीं, इसको हम समझ रहे हैं भारत माता। इसकी नदियां, इसके पहाड़, इसकी हवा, ये सब कुछ जो है वो हमारा है और हमें इससे लगाव है। तो जहां पर आप सिंपल देश को देश नहीं समझ रहे हैं, बल्कि एक आपने उसको एक रिलीजियस एंगल या फिर एक जो है इमोशनल एंगल दे दिया है, तो बहुत लोगों को ना इससे जुड़ाव हो गया। इसीलिए लोग वंदे मातरम का नारा आज भी लगाते हैं, तभी 150 इयर्स के बाद भी इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दैट इज द कोर थीम कि भाई हम जो है भारत को भारत नहीं बल्कि भारत माता के तरीके से समझेंगे।
इंडिपेंडेंस में इसका बड़ा रोल रहा। हमें जैसे आइडिया है कि भाई जिसकी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी दैट वाज इन 1896 बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कलकत्ता सेशन में इसको गाया था, तो दैट लोगों के अंदर जो एक फीलिंग है वो जागृत हो कि भाई हमने अपने देश को समझना है, अपने देश के प्रति लगाव लगाना है। ये सिंपल एक स्टेट नहीं है बल्कि एक नेशन की फीलिंग लेकर आनी है। द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड शुड बी देयर। एंड फिर बाद में स्वदेशी मूवमेंट में इसको यूज किया गया 1905 में, जो है ना, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की डेथ पहले ही हो गई थी इससे, तो इनके मरने के बाद इसको बहुत ज्यादा जो है फेमस करवाया गया था। तो वंदे मातरम आज भी हम लोग गाते हैं जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना होता है, चाहे सीजेपी वाला हो चाहे झारखंड वाला हो, हर जगह पर वंदे मातरम के नारे लगते हैं, सो दैट वी कैन शो कि यार हम देश से प्यार करते हैं, हम बस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो हम सिर्फ राजद्रोही हो सकते हैं, हम देशद्रोही नहीं है। तो ये आइडिया थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दैट वंदे मातरम इज प्लेइंग इट्स रोल। इसके अलावा जो सर औरबिंदो थे, औरबिंदो घोष, इन्होंने वंदे मातरम नाम से एक इंग्लिश जर्नल भी शुरू किया था जिसमें इन्होंने ब्रिटिश की जितनी पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ बोला था। और मतलब काफी सारी चीजें इसमें हमने देखी। ब्रिटिश ने इसको बैन लगा दिया था कि यार मतलब अगर ऐसे चलता रहा तो वंदे मातरम सुनते हमारे कान पक जाएंगे, और लोग बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, और अगर एक बार इनमें वो फीलिंग जागृत हो गई तो फिर हमें यहाँ पे रहने से कोई भी जो है नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से ना चले जाएं, इसके लिए यहाँ के लोगों को थोड़ा सा दबाना जरूरी है, इसलिए वंदे मातरम को ही बैन कर दिया गया। जो मैडम भिकाजी कामत है जिन्होंने पहली बार जर्मनी में हमारा ये झंडा लहराया था, उसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने फेमस करवाया। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वंदे मातरम, कि लोगों को जोड़ने के लिए कितना ज्यादा ये काम आया। और क्योंकि इसकी इतनी अहमियत थी तो इंडिपेंडेंस के बाद इसको हम लोगों ने नेशनल सॉन्ग भी डिक्लेयर किया। मतलब पूरा सॉन्ग नहीं डिक्लेयर किया, इसके जो पहले 2 स्टैंजाज हैं उनको ही हमने नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया हुआ है, जो हम लोगों को सबको आते हैं, मतलब वही ही आते हैं हम लोगों को। बाकी पूरा हम लोगों ने इसमें, मतलब मुझे तो जैसे जनरली नहीं आता है, बट बाकी किसी को अगर आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो ये वंदे मातरम है संस्कृताइज्ड बंगाली में लिखा गया है, थोड़ी बहुत संस्कृत थोड़ी बहुत बंगाली, ताकि जो बंगाल के लोग हैं उनका जो कल्चर है उसको प्रोलिफरेट किया जाए, और जो संस्कृतिक लैंग्वेज जो पूरे इंडिया की मानी जाती है उसके साथ उसको जोड़ा जाए। तो फीलिंग बनाने के लिए जो है इसको इस लैंग्वेज में लिखा गया था। सो 24 जनवरी 1950 इज द डेट, बस ये डेट ध्यान रख लेना, पॉलिटी में हम पढ़ते ही हैं वैसे, दैट दिस वंदे मातरम सॉन्ग वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओके, सो बस ये बात ध्यान रखनी है। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जैसे आप जनगण मन को, राष्ट्रीय जो गान है हमारा, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको जो है रिस्पेक्ट देते हैं, वैसी रिस्पेक्ट आपने वंदे मातरम को भी देनी है। तो आज ये दोनों जो ये सॉन्ग्स हैं या जो हमारा एंथम है, इसको हम हर जगह पे यूज करते हैं जब भी हमें अपने हकों के लिए आवाज उठानी होती है। ओके, सो वी आर सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। इसमें प्रधानमंत्री मोदी एंड जितने भी और इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उन सब ने देश को जो है एक सूत्र में बांधने की कोशिश की थी, दैट अगर जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इन सब के बारे में नहीं पता, जैसे हम लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की है, हम लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ, और थोड़े से हम जैसे जनरेशन हमारी पुरानी हो चुकी, मिलेनियल्स हैं हम बेसिकली, तो जो नई जनरेशन है उसको वंदे मातरम के बताना बड़ा जरूरी है, सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द देश। अदरवाइज इनके स्लैंग्स हमें समझ में नहीं आते, हमारी फीलिंग्स इन्हें समझ में नहीं आएंगी। तो जेंजीज को थोड़ा सा इकट्ठा करने के लिए ये सब जरूरी था। दैट इज वाई दीज कैंपेन्स आर लॉन्च्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन कल्चर पोर्टल वर्जन 2.0। पहले भी आया हुआ तभी अभी इस वाले को 2.0 बोल रहे हैं यार। मतलब बेसिकली बहुत लोगों को ना घूमने का शौक होता है कि भाई हिस्टोरिकल प्लेस पे यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, नई नई स्टोरीज जानने को मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतों की वजह से वो नहीं जा पाते। कभी फाइनेंशियल दिक्कत, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी मन नहीं है, कभी क्लासेस हैं, कभी पढ़ाई करनी है, कभी पेपर आ गया है। अगर आप नहीं जा पाते हैं कहीं पर घूमने के लिए, खासकर हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, तो सरकार ने आपके लिए पोर्टल लॉन्च किया है। आप यहाँ पर बैठे बैठे किसी भी जगह पे घूम कर आ सकते हैं, चाहे वो लाल किला है, चाहे वो कोई भी मंदिर है, चाहे भारत का कोई भी एक ऐसी जगह है जो कि भारत को भारत बनाता है, उसके कल्चर में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये पोर्टल बनाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसमें इंडिया की टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को आप समझ सकते हैं। जैसे आप बैठे बैठे पूरा पोर्टल चल रहा है, यहाँ पे पूरी वीडियो चल रही है, पूरी एनिमेशन चल रही है, फोटोज दिख रही हैं, देन 3D मैपिंग है, तो बहुत सारी जगह आप बैठे बैठे घूम सकते हैं। यहाँ पर नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है,
मतलब इस इनिशिएटिव के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। दैट वर्चुअल लाइब्रेरी का मतलब है कि आप बैठे बैठे मतलब जो है सारे पूरा इंडिया का जो भी कल्चर है उसको समझ सकते हैं। इन द कल्चर कैन बी इन एनी वे, है ना, जैसे मुगल आर्किटेक्चर भी है या फिर आपका एंशंट आर्किटेक्चर है, उन सब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे भाषणी इंटीग्रेशन। अगर आप तमिल में सुनना चाहते हैं पूरी वीडियो को, या फिर जो है आप देखना चाहते हैं कि भाई या फिर मराठी में या फिर गुजराती में, देन यू कैन चेंज द लैंग्वेज। तो ये भाषणी इंटीग्रेशन इसलिए है क्योंकि ट्रांसलेशन में ईजी हो जाता है, ताकि सिर्फ हिंदी इम्पोज ना की जाए, सिर्फ इंग्लिश इम्पोज ना की जाए। जो नॉर्मल पीपल है वो भी तो घूम सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा यूपीएससी की तैयारी वाले ही घूमे हर जगह पे। भारत दर्शन तो सरकार करवा ही देगी आपको बाद में, लेकिन जो लोग नहीं घूम पा रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे। तो उनको घूमने के लिए आपको ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन करनी पड़नी थी। एआई चैटबॉट भारती भी है, जैसे आप एलेक्सा सीरी को यूज करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भारती भी है कि यार आप पूछते हैं कि यार इसका मतलब क्या है, ये जो फोटो लगी हुई है इसमें कौन है, ये क्या है, ये तो आप इससे पूछ भी सकते हैं। एआई चैटबॉट है आपके लिए। प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, मतलब कि बहुत ही ना जैसे कम लाइट, मतलब कम डेटा खर्च करने वाली ऐप है, लाइट ऐप है, और आपकी फोन की स्टोरेज ज्यादा नहीं बढ़ती है, ये तो बहुत स्मूथ चलता है आपका इंटरनेट। चाहे 2G या 3G पे भी चला लोगे ना अपना फोन, तब भी चल जाएगा ये वाला ऐप। तो मतलब घूमने के लिए आपको 5G भी नहीं चाहिए है, तो आपको सिर्फ 2G 3G में ही हम पूरा इंडिया घुमा देंगे। स्टैंडर्डाइज्ड मेटा डेटा एक्सचेंज एंड एपीआईज हैं। बेसिकली इसमें क्या है ना, सारा का सारा जो ये प्रोटोकॉल्स हैं ये शेयर किए जाते हैं, जहां पर हर जगह से, चाहे कोई म्यूजियम है चाहे कुछ भी है, उन सबको सिंगल इंडेक्स में रखा जाता है कि भाई इस म्यूजियम में कौन कौन सी चीजें हैं और यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स हैं, ये क्या दिखाती हैं, इनका मतलब बेसिक एक ओवरव्यू क्या है। जैसे ना अगर आपके आसपास कहीं कोई म्यूजियम हो तो आप पक्का जाना एक बार वहां पे। जैसे चंडीगढ़ में एक एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है, यहाँ पे ना प्रॉपर एक ऐसे आप बोलोगे इंटीग्रेटेड सा एक वो है कि जहां पर आपको ना जैसे प्लेन में बिठाया जाता है और पूरा से दिखाया जाता है कि भाई कैसे कैसे आप जा रहे हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल एक्सपीरियंस। मतलब आप जहाज में बैठो पायलट बन के, वो तो अब नहीं ही पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। जो नए बच्चे हैं वो जा सकते हैं, वो पढ़ाई कर सकते हैं उसकी, लेकिन जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए एक ऐसा एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर उन्होंने खोला हुआ है ये, तो यू कैन एक्सपीरियंस दैट। तो अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन हैं कि यार मतलब पैसे खर्च कर सकते हैं कुछ अच्छा सा फील करने को मिल जाए, तो फिर आपके लिए सारे जो ये इंडियन कल्चर पोर्टल है ये बहुत एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा। ओके, तो ये क्या है, क्यों है, किसके अंडर स्टार्ट किया गया है, इसके क्या फीचर्स हैं, जो जो आप लोगों को चाहिए है इसमें वो सब कुछ सरकार ने यहाँ पे दिया हुआ है। बस घूमने का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा 3D एक्सप्लोरेशन है, जैसे गूगल में अर्थ इमेजेस नहीं होती हैं कि आप ऐसे किसी पॉइंट को चूज करते हैं फिर उसको यहाँ वहां करके देखते हैं, तो आप पूरा एंगल देख लेते हैं कि 3D में कहाँ पर क्या चीज है। वैसे ही यहाँ पर भी 3D वाला है। जितनी भी इंडिया की आइकॉनिक बैटल्स हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल या फिर कोई और भी, उन सबको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटाइज्ड रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्काइव्स, बहुत सारी जैसे लाइब्रेरीज में चीजें रखी हुई हैं जो बताती हैं कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड दिस इज योर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी एक इसमें डॉक्यूमेंट है, जहां पर आप ये जो डिशेज हैं, जो ड्रेसिंग स्टाइल है या फिर जो फोक सॉन्ग्स हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ टेंजिबल ही नहीं बल्कि इनटेंजिबल भी है। एमसीक्यूज जो आएंगे वो इस पर आएंगे। अब समझ तो हमने लिया है, लेकिन एमसीक्यूज भी तो हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर टेंजिबल, इनटेंजिबल, इंडिया के हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए और लोगों तक जो है पहुंचाने के लिए, लोगों में एक देश के प्रति कनेक्शन फील करवाने के लिए जो हम लोगों ने शुरू किया है। मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, इनिशिएटिव पता होना चाहिए किसके अंडर इसको शुरू किया गया है। ओके, तो एमसीक्यूज हमारे सॉल्व हो जाएंगे बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव श्री अरबिंदो, इनकी भी जो बर्थ एनिवर्सरी थी अभी, और इनको भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया है ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। सर जो श्री अरबिंदो हैं, इनकी जो कोर फिलॉसफी वो क्या है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। इन्होंने भी जो है ना भारत को सिर्फ भारत नहीं समझा, भारत माता समझा है, और इन्होंने ही जो है काफी एक स्पिरिचुअल लिबरेशन की बात करी है कि भाई अगर आप इस देश में रहना चाहते हैं और ब्रिटिश जो है आपके ऊपर रूल कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, फिर तो आप चाहें तो इनको यहाँ से भगा सकते हैं। तो इनके साथ ना जो मॉडरेट्स हैं वो थोड़े से खफा हो जाते हैं कि यार मतलब हम बात कर तो रहे हैं ना। श्री अरबिंदो कहते हैं कि भाई बात तुम करते रहना, कुछ होगा नहीं उससे,
तुम प्रेयर करते रहना, पिटीशन डालते रहना, तुम जो है छोटे मोटे प्रोटेस्ट करते रहना, कुछ नहीं होगा इससे। जब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा तब तक भारत को छोड़ के ये लोग यहां से नहीं जाएंगे। तो ये बड़े फेमस एक ना इंपॉर्टेंट इनके बारे में चीज है कि यार बहुत ही रेडिकल नेशनलिज्म है ये। 1902 से 1910 के बीच में इन्होंने काफी सारा जो है इसमें रोल प्ले किया है, अपना कंट्रीब्यूट किया है। बाद में इनकी जो स्पिरिचुअल साइड थोड़ी सी एम्पावर होती है, एंड ये वाला टाइम पीरियड इनके लिए बहुत ज्यादा ऐसे नेसेसरी है फॉर हमारे एमसीक्यूज भी। ठीक है, जैसे मॉडरेट्स को इन्होंने क्रिटिक किया, इन्होंने एक सीरीज चलाई थी आर्टिकल्स की, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, है ना। तो इन्होंने इसमें सारा सब कुछ लिखा कि यार मतलब जो है मॉडरेट्स की पॉलिसीज से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, और जो हमारे जो डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई कभी भी नहीं कर पाएंगे। एंड स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने एक की लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए थे एज एक्सट्रीमिस्ट विंग। तो ये लाल बाल पाल के साथ श्री अरबिंदो जो थे वो सही ढंग से जो है लोगों को, खास करके जो आपका यूथ था, उन सबको इकट्ठे लेकर चलने की बात कर रहे थे कि भाई ये जो मास पार्टिसिपेशन है ये हम लोगों को चाहिए है। हमें थोड़ा बहुत अगर वायलेंस भी करना पड़ जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, हम आजाद ही होंगे। ओके, एंड इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पर इनका बड़ा फेमस एक फोकस था कि यार मतलब कि हम ना बहुत ज्यादा ब्रिटिश की किताबें पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश के बताए हुए थॉट्स को अपने दिमाग में डाल रहे हैं, हमें जो है हमारे तरीके से चीजों को पढ़ना चाहिए। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी इन्होंने जैसे फाउंड करी, एंड ही सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज एज वेल, जहां पर हम अपनी फिलोसफीज, अपने थिंकर्स और अपने जो पुराने लोग हैं उनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज उनको पढ़ा रहे हैं लोगों को, ना कि हम ब्रिटिश के बताए हुए करिकुलम पे चल रहे हैं। रेवोल्यूशनरी लिंक्स भी थे अनुशीलन समिति में इनके साथ, जैसे जो ये पी मित्र ने इसको शुरू किया हुआ था। बाकी जैसे बीके घोष हैं और अरबिंदो घोष हैं, ये सब भी इसके बहुत एक की लीडर्स के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे। युगांतर जो है एक न्यूज़पेपर जो कि एक रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को पब्लिश करता था, सो दैट लोगों के मन में एक ये भावना है कि जो ब्रिटिश है वो तुम्हारे सही भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसके बाद तो ये हिंदू मुस्लिम्स की जो यूनिटी की बात करते थे, ये भी हमारे दिमाग से वहम निकल गया था। इन्होंने कहा था कि हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज को ठीक करने के लिए किया है कि भाई इतना बड़ा सूबा हम संभाल नहीं पा रहे हैं, दैट इज वाई ईस्टर्न और वेस्टर्न हमने इसको डिवाइड किया है। बट द एक्चुअल रीजन कि भाई आपने आधा बंगाल हिंदूज वाला डिवाइड कर दिया, आधा जो बंगाल है वो मुस्लिम वाला डिवाइड कर दिया। सो देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेटिव सूदिंग, बट इट वाज जस्ट द अटैक ऑन इंडियाज यूनिटी एंड द पॉलिसी वाज डिवाइड एंड रूल। तो इसके चलते जो है इन्होंने काफी लोगों को ऐसे साथ लेकर आने की कोशिश करी कि भाई तुम खुद देख लो, तुम खुद देखो कि यार मतलब ये लोग क्या चाह रहे हैं। एंड अलीपुर बॉम्ब केस में इनका थोड़ा बहुत ऐसे रोल था, जैसे प्रफुल्ल चक्की और जो खुदीराम बोस थे उन्होंने जो मतलब इनके जो मुजफ्फरपुर में एक जो इनका अनपॉपुलर एक काइंड ऑफ चीफ मजिस्ट्रेट था ब्रिटिश का, उनके ऊपर जो है अटैक किया था, बम फेंका था, बट वो काफिले में नहीं थे, वो बच गए थे। लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ा जा चुका था और उनको फांसी की सजा सुनाई गई, 18 साल की उम्र में ही उनको फांसी दे दी गई। जो प्रफुल्ल चक्की उन्होंने खुद को गोली मार ली। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ये जो है कहीं ना कहीं अरबिंदो घोष या फिर जो बीके घोष हैं उनकी लीडरशिप में हो रहा है। बट क्योंकि इनके खिलाफ कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं थे कि इनको बोला जाए कि भाई यस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, इसीलिए इनको छोड़ दिया गया था फिर बाद में। बट इनके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उनसे बहुत जो बच्चे थे वो प्रभावित हो रहे थे, ताकि जो ब्रिटिश हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग कि श्री अरबिंदो का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके की आइडियाज क्या थे, उनका स्ट्रगल मूवमेंट में क्या एक कंट्रीब्यूशन था। 1910 तक ही वाज काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। तो ये सारी जो चीजें हैं अपने को रिवीजन के तौर पर भी याद रखनी है। एमसीक्यूज कैसे आएगा वो भी हमारे से सॉल्व होगा। तो अगर आप हिस्ट्री को रिवाइज करना चाहते हैं तो ऐसे क्रोनोलॉजी वाइज तो चलो हम सिलेबस में करते ही हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके ना से टचअप करते रहते हैं कि हाँ हमने ये चीज पढ़ी हुई है पहले, कुछ नया भी जानने को मिल जाता है, कई बार कोई नई रिपोर्ट आ जाती है। तो इस तरीके से ना हम लोगों ने हर वीक जो भी करंट अफेयर्स न्यूज में रहेंगे, हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी इंसिडेंट्स न्यूज में रहेंगे वो हमने डिस्कस करने हैं। दिस इज द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। अगली बार हम मिलेंगे विद द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। तो ऐसे करते करते हमारे पूरे साल जो हिस्ट्री है हमारे दिमाग में रहेगी। तो जितना भी आप हिस्ट्री को याद करें, वैसे तो वो याद नहीं रहती है, लेकिन अगर बार बार रिवीजन होती रहेगी तो थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाती है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, देन यू कैन कमेंट एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।